सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले न्यूयॉर्क का वो बैंक है जिसका नाम है सिग्नेचर बैंक और कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक। ये दोनों बैंक जो हैं वो रिसेंटली करप्ट हो गए हैं और वो कोलैप्स कर गए। कोलैप्स होने से उनको बिल्कुल वही डर पड़ा है कि खुदा न खास्ता कहीं दोबारा से 2008 वाले हालात जो हैं वो हमें देखने ना पड़े। सो जब $2.2 मिलियन का नुकसान हुआ सिलिकॉन वैली बैंक को, तो इस बुनियाद पर था कि बैंक की जो इंतज़ामिया थी या बैंक ने इसके अंदर सबसे बुरा डिसीजन लिया। दोस्तों, मैं चाह रहा था कि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है अमेरिका के अंदर, तो ज़रूरी समझा कि आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि बैंकिंग सिस्टम एक मतलब मोटी सी आपको एक गाइडलाइन दे दूं कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। बैंकिंग सिस्टम जो है वो ऐसे काम करता है कि लोग अपने पैसे जो है बैंकों में डिपॉजिट करवाते हैं और कम रेट पर, यानी अगर सपोज़ हम एक बैंक के अंदर कम शरह सूद पर पैसे रखते हैं तो बैंक अब उन पैसों को अपने पास नहीं रखता। बैंक एक सर्टन अमाउंट अपने पास रखता है, उसके अलावा बैंक उन पैसों को इन्वेस्ट कर देता है। लाइक वो दूसरे लोगों को जो लोन लेना चाहते हैं उनको लोन देता है, यानी कम शरह सूद पर पैसा उठाता है और ज़्यादा शरह सूद पर आगे दे देता है। इसी तरह बैंक जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता है उन पैसों से। इसी तरह बैंक जो है वो गोल्ड परचेज़ करता है। इसी तरह बैंक जो है वो रियल स्टेट में वो पैसा इन्वेस्ट करता है और इसके अलावा बैंक जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करता है। यानी पैसे जो हम बैंकों में जमा करवाते हैं बेसिकली वो बैंकों में पड़े नहीं रह जाते। हाँ, चंद सपोज़ हम 10% पैसे, सपोज़ बहुत सारे लोगों ने पैसे जमा कराए बैंक के अंदर, वो 10% या 15-20% अपने पास रखेंगे, उसके अलावा उनको इन्वेस्ट कर देंगे ताकि बैंक उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के 2 बैंक जो हैं वो कोलैप्स कर गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले न्यूयॉर्क का वो बैंक है जिसका नाम है सिग्नेचर बैंक और कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक। ये दोनों बैंक जो हैं वो रिसेंटली करप्ट हो गए हैं और वो कोलैप्स कर गए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर ये 2008 के बाद ये दूसरा बड़ा जो है वो बैंक कोलैप्स है। इससे पहले साल 2008 के अंदर वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक कोलैप्स हुआ था, जिसके बाद दुनिया को 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो अब भी जो है वो लोगों को डर लगा हुआ है कि अब फिर से शायद उन्हें वही जो है इकोनॉमिक क्राइसिस का जो सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उस वक्त 2008 के अंदर जब वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक जो है वो कोलैप्स किया था तो इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था पूरी दुनिया के अंदर। अब दुनिया को ज़ाहिर है जो सरमायादार है उनको ये याद है कि 2008 के अंदर जो है वो जब अमेरिका का बैंक करप्ट हुआ था तो उसका असर जो है पूरी दुनिया के अंदर यानी ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर पड़ा था। तो इसलिए दोनों बैंकों यानी SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के करप्ट होने से, कोलैप्स होने से उनको बिल्कुल वही डर पड़ा हुआ है कि खुदा न खास्ता कहीं दोबारा से 2008 वाले हालात जो हैं वो हमें देखने ना पड़े। दोस्तों, सिलिकॉन बैंक का इफ्तिताह 1983 के अंदर सेंटा कार्ला सिटी कैलिफोर्निया के अंदर हुआ और आज भी कैलिफोर्निया जो है वो SVB, मेरे SVB का कहने का मतलब होगा कि नेक्स्ट टाइम की पूरी वीडियो में SVB का जिक्र होना है, सिलिकॉन वैली बैंक। तो SVB का जो हेडक्वार्टर भी वहीं पाया जाता है कैलिफोर्निया के अंदर। दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बैंक जो है वो काम कैसे करते हैं, इसी तरह बैंक का एक पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है बैंक का? यानी बैंक आपके पास अगर सपोज मनी पड़ी हुई है तो आपने कुछ पैसे स्टॉक एक्सचेंज में लगाए हुए हैं, कुछ दुकान में लगाए हुए हैं, कुछ सेफ रखा हुआ है, कुछ इसके अलावा किसी कारोबार में लगाए हुए हैं, तो ये पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म बनेगा इसको हम कहेंगे जो पोर्टफोलियो है। वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो पैसे को सिर्फ एक सेक्टर के अंदर खर्च करेंगे या उनको इन्वेस्ट करेंगे। वो बहुत से लाइक वो गोल्ड भी खरीदते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी करते हैं, बॉन्ड्स भी खरीदते हैं, लोगों को लोन भी देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर कहीं कोई फील्ड जो है वो करप्ट कर जाए, रिसेशन आ जाए किसी भी फील्ड के अंदर, सपोज रियल एस्टेट में आता है या गोल्ड में आ जाता है, तो बैंक बचत हो जाती है बाकी जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। लेकिन यहाँ पे जब 1983 के अंदर ये जो SVB बैंक बना तो इसने क्या किया कि इसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी वो जो रियल एस्टेट के अंदर की थी। और रियल एस्टेट के अंदर जब इसने इन्वेस्टमेंट की तकरीबन जब इस 90s के अंदर यानी SVB को जो नुकसान हुआ वो तकरीबन $2.20 मिलियन का नुकसान हुआ, तो उसको वहाँ से रियलाइज़ किया बैंक ने कि हमें इन्वेस्टमेंट और जगह भी करनी चाहिए। सो जब $2.2 मिलियन का नुकसान हुआ सिलिकॉन वैली बैंक को, तो उसने उसके बाद जो है रियल एस्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कम करते हुए उसको 10% पर ले आया। लेकिन 1995 के बाद बैंक ने सोचा कि हम एक नई फील्ड के अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट करें। तो उस बैंक ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो कंपनी स्टार्टअप लेती थी उनको कर्जे फराहम करना शुरू किए।
दोस्तों अब चूँकि 1991 के अंदर ये बीत चुका था सिलिकॉन वैली बैंक के साथ कि उसने एक फील्ड के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया था, तो इस दफ़ा जो कोलैप्स किया गया बैंक, उसके अंदर कोई अंदरूनी करप्शन नहीं थी कि बैंक जो है वो करप्ट हो गया था या उसके अंदर करप्शन जो सामने आई थी वो उनके बैड डिसीजंस की वजह से जो अब जो है वो बैंक एसवीबी बैंक डूबा है। 1995 के बाद पहली दफ़ा एसवीबी ने यानी सिलिकॉन वैली बैंक ने पहली दफ़ा जो है वो एक नई चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियों को लोन देना शुरू कर दिया। और ये इतना बूस्ट मिला इस लोन को कि तकरीबन तमाम कंपनियों ने अपने जो एक तो वहाँ से कर्ज लिए और दूसरा उसी के अंदर बैंक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को रखना शुरू कर दिया, अपने डिपॉजिट वहाँ कराना शुरू कर दिए, जिससे बैंक ने मतलब दिनों के अंदर अपनी जो डिपॉजिट्स हैं उनको बढ़ा लिया। दोस्तों सन 2015 के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक का ये दावा था कि उसने वो वाहिद बैंक है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसकी टोटल एसेट्स का बैंक का 65% उसने इस टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप कंपनीज़ को जो दिया था उसके अंदर लोन दिए थे, वहाँ पे उसको पैसे को इन्वेस्ट किया। दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक ने यहाँ पे वही गलती दोहराई जो उसने 1991 में की थी, यानी उसने अपनी तकरीबन 65% जो इन्वेस्टमेंट थी वो टेक्नोलॉजी में यानी स्टार्टअप के अंदर जो लोन दिया था उसके अंदर इन्वेस्ट कर दी और सन 2022 के अंदर इसका जो टोटल डिपॉजिट था वो $209 बिलियन तक जा पहुंचा। एसेट से इस बैंक के वो 51 लाख करोड़ तक यानी पाकिस्तानी 51 लाख करोड़ तक पहुंच गए, यानी $209 बिलियन तक पहुंच गए। तो अब ये कोविड भी आ गया था क्योंकि कोविड के अंदर तमाम मार्केट्स तो बंद हो गई थी, सो सबसे ज़्यादा जो वो काम चला लोगों का ऑनलाइन चला, तो उसने इसलिए टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियों को सबसे ज़्यादा लोन दिए और उससे क्या हुआ कि बैंक को एकदम से बूस्ट मिला, जबकि उससे पहले यानी कोविड से पहले बैंक के टोटल एसेट $64 बिलियन थे जो बढ़कर $124 बिलियन तक जा पहुँचे। ये हाल सिर्फ बैंक का नहीं था, इसके अलावा जिन कंपनियों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया उनका मुनाफा $330 बिलियन जा पहुँचा, जो 2020 के मुकाबले में कंपनीज जिन्होंने कमाया था वो उससे तकरीबन दुगना था। तो ये जो हाल था टेक्नोलॉजी के अंदर जब एसवीबी ने इन्वेस्ट किया, तो अब मैंने पहले भी बताया कि सारे का सारा पैसा जो कमाते थे बेसिकली क्योंकि उनको ट्रस्ट था इस बैंक के ऊपर, उस बैंक के अंदर जो थे वो कस्टमर्स वो अपना पैसा रखवाते थे। अब दोस्तों इतना पैसा बैंक के पास आ गया तो बैंक ने सोचा इसको क्यों ना मज़ीद इन्वेस्ट किया जाए, तो बैंक ने क्या किया कि उसने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लेना शुरू कर दिए अमेरिका के अंदर, जो उसने सारे के सारे बॉन्ड्स खरीद लिए एक सर्टन अमाउंट के साथ, क्योंकि उस वक्त जो शरह सूद थी वो थी 0.25 जब एसवीबी ने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे। तो ये जब इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर जब बॉन्ड खरीदे एसवीबी बैंक ने, तो क्या हुआ कि अमेरिका ने शरह सूद के अंदर इजाफा कर दिया। याद रखिए दोस्तों, बॉन्ड्स के और शरह सूद के अंदर एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर शरह सूद नीचे की तरफ जाएगी बॉन्ड की जो प्राइस है वो ऊपर को जाएगी, लेकिन अगर इससे रिवर्स हो गया तो शरह सूद अगर बढ़ गई तो बॉन्ड की कीमत नीचे जाएगी। तो यही हुआ कि अमेरिका ने जब शरह सूद बढ़ा दी तो जिससे बॉन्ड की कीमत नीचे आनी शुरू हो गई। अब जाहिर है बैंकों में शरह सूद बढ़ेगी तो लोन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे, और अगर बैंकों में शरह सूद कम होगी तो लोन लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो अमेरिका ने जब शरह सूद बढ़ाई उससे क्या हुआ, जाहिर है लोगों ने लोन लेना छोड़ दिया और लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स बैंक के अंदर रखी हुई थी, अपने जो डिपॉजिट करवा रखे थे, उनको निकाल कर उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों ने कंपनियों में मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह देनी होती थी या दूसरे जो उनके खर्चे हैं उनको मीट करना होता था, तो उन्होंने वहाँ से पैसे निकलवाना शुरू कर दिए। तो दोस्तों यही हाल सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ। अब लोगों ने जब पैसे निकलवाना शुरू कर दिए बैंक के अंदर से, तो मैंने जैसे पहले बताया कि बैंक अपने पास पैसा नहीं रखता, वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है। अब ये क्योंकि इन्होंने बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, तो इससे क्या हुआ कि जो पैसा था वो सारे का सारा बॉन्ड्स के अंदर जम हो चुका था। तो बैंक ने क्या किया कि उन बॉन्ड्स को नुकसान के ऊपर बेचना शुरू कर दिया और तकरीबन से 21 से 22 बिलियन डॉलर के उसने बॉन्ड जो नुकसान पर बेचे, जिसके अंदर उसे $1.8 मिलियन का नुकसान हुआ। दोस्तों अब जब ये खबर पब्लिक हुई तो इससे क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट में सिलिकॉन वैली बैंक के जो हैं वो शेयर्स नीचे गिरना शुरू हो गए, और यकीन कीजिए कि 9 मार्च 2023 तक 60% तक जो है वो बैंक के शेयर्स हैं वो नीचे की तरफ आ गए। इसके अलावा एक और जो वार चला इसके ऊपर, मूडीज़ ने भी बैंक की रेटिंग को डाउन कर दिया, जिससे क्या हुआ कि मज़ीद जो है वो लोगों ने पैसे निकलवाने शुरू कर दिए
اور جو بینک کو مطلب تقریباً کرش کو اوائڈ کرنا ناممکن ہو گیا۔ دوستوں جب لوگ بینک سے پیسہ ایک دم سے نکلوانا شروع کر دیتے ہیں تو اسے بینک رن کہتے ہیں۔ تو جب یہ خبر ملی لوگوں کو کہ ایس وی بی نے بانڈز کو بیچنا شروع کر دیا ہے تو تیزی سے لوگوں نے اپنے پیسے نکلوائے، جس سے یہ ہوا جو ہے وہ بینک ان حالات تک پہنچ گیا۔ تو اس کے اندر کوئی بینک کرپشن شامل نہیں تھی کہ بینک کے انتظامیہ نے یا لوگوں نے مل کے اس کے اندر کرپشن کی ہو۔ اس میں صرف ایشو یہ تھا کہ امریکی جو ادارے تھے، امریکہ نے اس کے اندر شرح سود کے اندر جب بڑھائی تھی تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ اس بینک کے بانڈز جو ہیں لوگوں نے پیسے نکلوانے شروع کیے۔ جب خبر پبلک ہوئی تو اس سے کیا ہوا کہ جب بینک رن ہوا تو بینک جو ہے وہ کیونکہ لوگوں کو ڈپازٹس واپس کرنے تھے، اس نے وہ جو نقصان کے اوپر جو بیچے بانڈز، تو اس سے یہ جن حالات تک آج بینک پہنچا ہے یہ صرف اس بنیاد پر تھا کہ بینک کی جو انتظامیہ تھی یا بینک نے اس کے اندر سب سے برا ڈیسیژن لیا، جس کا وہ پہلے تجربہ آلریڈی کر چکا تھا ریئل اسٹیٹ کے اندر خرچ کر کے، اور اس نے 65% یہاں اس نے ٹیکنالوجی کی جس کمپنی جس کو اسٹارٹ اپ دینا شروع کر دیا اور ان کو لون دینا شروع کر دیا۔ اب تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ دوستوں شرح سود اور انفلیشن کے اندر جو ہے وہ ایک تعلق ہے آپس میں۔ دیکھیں انفلیشن سے مراد یہ ہے کہ مہنگائی۔ اب جب ملک کے اندر اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ شرح سود کو کم کر دیتی ہے، جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ لون لیتے ہیں اور اس سے اکنامک جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہیں اور وہ پیسہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ریورس جب ہوتا ہے کہ جب مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو شرح سود کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ لون لینا کم کر دیتے ہیں اور ان کے اندر خریدنے کی پاور نہیں رہتی، تو چیزوں کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں۔ یہ ایک فارمولہ ہے، میرے حساب سے تو یہ ایک سطحی سوچ کے اوپر یعنی مطلب سپرفیشلی ایک فارمولہ بنایا گیا ہے جس سے آپ سمجھیں کہ کنٹرول کیا جاتا ہے مہنگائی اور شرح سود کو، لیکن بہرحال الگ سے ایک بحث ہے۔ تو شرح سود اور انفلیشن کے اندر ایک تعلق ہے، جو تعلق میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو جب وہ شرح سود کم ہوتی ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ لون لے کر مارکیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، جس سے ملک کا جو ہے جی ڈی پی بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک فارمولہ ہے اکنامکس کا، کیپٹلسٹ اکنامکس کا، جس کو ہم کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اس کے اوپر ایک الگ سے ایک ویڈیو تیار کروں۔ دوستوں یہ تو تھی ایک جنرل ایکسپلینیشن کہ امریکہ کے اندر مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی تھی، جس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رشیا اور یوکرائن کی جو جنگ لگی ہوئی تھی اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ تو جب شرح سود امریکہ نے بڑھائی تو اس سے کیا ہوا کہ جو بانڈز کی قیمت ہے وہ نیچے چلی گئی اور شرح سود بڑھ گئی، جس کی وجہ سے جو سلیکون ویلی بینک ہے وہ کریش ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بینک نے وہی غلطی کی، یعنی ایک ہی فیلڈ کے اندر پیسے کو انویسٹ کیا، جس کی وجہ سے جب وہ پرابلم بنی اور یہ بینک کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ دوستوں اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا تھا، جو پیسہ ڈپازٹ کروایا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ ڈوب گیا؟ نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امریکہ کے اندر جو پیسے جمع کروائے جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، ان کے اندر تقریباً 2.5 ملین ڈالر تک جو ہے وہ کو انشورڈ ہوتا ہے، وہ پیسہ انشورڈ ہوتا ہے۔ اس بہت بڑی رقم ہے جو کہ اس مد میں رکھی گئی ہے، اس کو انشور کیا گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو سلیکون ویلی بینک کے اندر پیسہ پڑا تھا وہ 89% پیسہ جو تھا وہ انشورڈ تھا، یعنی وہ اس کی انشورنس نہیں ہوئی تھی۔ دوستوں اب کیا ہوا کہ کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف فائنینشیل پروٹیکشن اینڈ انوویشن نے بینک پر دھاوا بول دیا، کیونکہ یہ خبر گردش کاری تھی بہت زیادہ، اور اس بینک کے جو اکاؤنٹس وغیرہ جو ہے وہ اس کا کنٹرول اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوستوں ڈپارٹمنٹ نے کنٹرول کرنے کے بعد اس بینک کو FDIC یعنی فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن کے حوالے کر دیا، اور قریب 175.4 بلین ڈالر سے FDIC نے ایک نیا بینک کریٹ کیا، اس کا نام تھا نیشنل بینک آف سانتا کلارا۔ دوستوں اس کے بعد جو 175.4 بلین ڈالر کے جو ریزرو رہ گئے تھے وہ اس کو کنٹرول کیا گیا تاکہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو بچایا جا سکے، اور جن کمپنیوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے جو چل رہی ہیں کمپنیاں اسی طرح کام کرتی رہیں، تو اس کو بچانے کے لیے یہ ادارہ سامنے آیا۔ لیکن اس کے بعد ساتھ ہی یہ ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ اس بینک کو کسی اور بینک کے اندر مرج کر دیا جائے، کیونکہ یہ اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کا ایک حل تھا بیسیکلی، اور وہ مرجر کی طرف یعنی کسی اور بینک کے ساتھ اس کا مرج کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ اس کی تلاش جاری رہی۔ لیکن اس واقعے نے امریکی بینکوں کی ساکھ کو خاصا نقصان پہنچایا، اور تقریباً اسٹاک مارکیٹ کے امریکی بینکوں کو 100 ملین ڈالر کا نقصان ہوا، اور یورپین بینکوں کو بھی 50 ملین ڈالر تک کا نقصان ہوا، برداشت کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جن کمپنیوں کا ڈپازٹ جو ہے سلیکون ویلی بینک کے اندر موجود ہے، ان کے بھی شیئر جو ہیں وہ 10% تک گر گئے۔ دوستوں 2008 کے اندر جو بینک کولیپس ہوئے امریکہ کے اندر،
ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہاؤسنگ کے اندر جو ہے وہ پیسہ اندھا دھند پیسہ جو ہے وہ لون دیا لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کمپنیاں یا یہ انڈیویجول قرضہ لے رہے ہیں یہ کس طرح واپس کریں گے، اور ایونچولی جو ہے وہ جب لوگ قرضہ واپس نہیں کر پائے تو اسے بینک جو ہے وہ کولیپس کر گئے۔ تو دیکھتے ہیں دوستوں اب کس طرح امریکہ جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر، اس پرابلم کے اوپر قابو پاتا ہے۔ بہرحال اپنے دوست اپنے ہوسٹ خضر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے آپ کے سامنے۔ اپنے اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔